Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TET examination. So students, आज के लेक्चर में हम लोग एक शुरू करेंगे नया चैप्टर दैट इज स्थानीय पेशे यानी कि लोकल ऑक्यूपेशन एंड बिजनेसेस। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम डिफरेंट ऑक्यूपेशन के बारे में देखने वाले हैं कि एरिया वाइज, जैसे कि हमारा इंडिया एक इतना बड़ा और डाइवर्सिफाइड नेशन है, तो हर एरिया के अपने अपने कुछ ऑक्यूपेशन है, कुछ अपने अपने स्पेशल बिजनेसेस हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये ऑक्यूपेशन यानी कि पेशा होता क्या है। तो देखो, पेशा कोई भी, जिसको हम हिंदी में पेशा बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा काम जिसको करने से हमें किसी तरह की अर्निंग प्राप्त हो, इनकम प्राप्त हो, उसी को हम बोलते हैं पेशा। अब लेकिन जो हमारे चैप्टर में दिया हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है स्थानीय पेशा। मतलब हमें क्या बताना है, हमें ऑक्यूपेशन तो बताने हैं, लेकिन उनको किससे लिंक करना है, उनको लिंक करना है उनके लोकल एरियाज से। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप राजस्थान की साइड चले जाएंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा लोगों को क्या करते हुए, क्योंकि वहाँ पे हम जानते हैं रेगिस्तान वाला एरिया है, पानी की बहुत कमी है, तो एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, बल्कि वहाँ पे आपको क्या, माइनिंग यानी कि जो खनन प्रक्रिया है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप चले जाएं किसकी साइड, केरला की साइड चले जाओ, या फिर आप ईस्टर्न साइड चले जाओ जहाँ पे हमारी 7 सिस्टर्स हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स पड़ते हैं। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको चाय के बागवान बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, आपको वहाँ पे टी कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर आप कर्नाटका की साइड चले जाते हो तो आपको वहाँ पे कॉफ़ी के कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? देखो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कहीं पे प्लेटूज़ मिलते हैं, कहीं पे हमें प्लेन एरिया मिल रहा है, कहीं पे हमें हिल्स मिल रहे हैं, कहीं पे माउंटेन्स मिल रहे हैं। तो जब सारे एरियाज़ एक दूसरे से अलग अलग हैं, एक दूसरे का वहाँ से क्लाइमेट, मौसम अलग अलग है, सॉइल अलग अलग है, तो इसकी वजह से जो हमारे प्रोसेसेस हैं, जो हमारे ऑक्यूपेशन है, वो भी चेंज हो जाते हैं। अब देखा जाए तो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि हमारे इंडिया के बहुत ज़्यादा पार्ट में आपको कृषि ही देखने को मिलेगी, लेकिन ये कृषि भी आपको डिफरेंट तरीके की मिलेगी। तो जैसे कि यूपी में आपको आलू की और गन्ने की खेती आपको ज़रा देखने को मिलेगी, है ना। इसी तरीके से जैसे हमने कर्नाटका का एग्जाम्पल लिया तो वहाँ आपको कॉफ़ी की खेती देखने को मिल रही है। अगर हम वेस्टर्न घाट्स की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको कॉटन कल्टीवेशन बहुत, यानी कि जो कपास की खेती होती है, वो देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वहाँ का मौसम, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु सब आपस में भिन्न भिन्न है, इसीलिए वहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो भी हमें भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। इसी तरीके से हमें आज के चैप्टर में देखना है कि किस एरिया में हमें ज़्यादा चीज़ें क्या देखने को मिलती हैं। जैसे कि मान लीजिए, अब अगर हम जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो जम्मू कश्मीर में आपको क्या मिलेगा, जम्मू कश्मीर में आपको एप्पल्स की खेती, केसर यानी कि जो सैफरन होता है वो, और वहाँ के कुछ स्पेशल फ्रूट्स होते हैं जो कि केवल उन पहाड़ी एरियाओं पे ही लगाए जाते हैं, उनकी खेती। या फिर जैसे कि पेपर मैशे होता है, पेपर मैशे आप लोगों ने देखा होगा, छोटी क्लासेस में हमसे ज़रूर बनवाया जाता है कि सारे पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको फेविकॉल और पानी के घोल में डाल के उनसे कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। ऐसे ही नक्काशी वाला जो काम होता है, वुडन वर्क होता है, वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मध्य प्रदेश में चले जाओगे स्टूडेंट्स, तो मध्य प्रदेश में आपको एग्रीकल्चर बहुत देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, अगर हम लोग मॉनसून के बेसिस पे भी, या फिर हम किसके बेसिस पे, सॉइल के बेसिस पे बात करें या फॉरेस्ट वाइज बात करें, तो वहाँ पे हमारा ग्रीन एरिया सबसे ज़्यादा एक तरह से हमें देखने को मिलता है। और जितनी भी हमारी दालें वगैरह हैं वो सब हमें मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पे जो मेनली काम होता है वो एग्रीकल्चर का काम होता है। अब इसी तरीके से अगर हम यूपी में देखें तो यूपी को, जैसे आपने देखा होगा, एक नाम से और जाना जाता है, इसको हम चीनी का कटोरा भी बोलते हैं। चीनी का कटोरा यानी कि बोल ऑफ शुगर। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था 2 मिनट पहले ही कि हमारे यहाँ गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और शुगर बनाने के लिए जो गन्ना होता है वो एज अ रॉ मटेरियल काम करता है, इसीलिए हमारे यहाँ शुगर बहुत ज़्यादा यूपी में प्रोड्यूस होती है। अब ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही थी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो आपने अभी तक क्या देखा, जैसे कि मुझे भी शुगर बनानी थी तो हमें क्या चाहिए था, गन्ना चाहिए था। गन्ना हमें कहाँ मिलेगा, यूपी में मिलेगा। तो चीनी भी हमें कहाँ मिलेगी, यूपी में ही मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कोई भी चीज़ बनानी है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, तो मुझे उसके रॉ मटेरियल को पहले इकट्ठा करना होगा।
अब एक बात बताओ, आप सोच के देखो कि मान लो मुझे गन्ना तो यूपी में मिल रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना मैं कर्नाटका में जाके उसकी फैक्ट्री लगा लूँगी, तो ऐसे तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन में, यातायात में ही सारे समय चला जाएगा और पैसे चले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, टाइम बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पर जिस कच्चे सामान हमें अवेलेबल होता है, ठीक है, मैंने क्या बोला कि जहाँ पर जो कच्चा सामान हमें अवेलेबल होता है, जो मिलता है, उसी तरह की हम इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पर लगाते हैं, और इसी चीज़ को हम एक तरह से बोलते हैं स्थानीय पेशे। मतलब हमने जो अपना ऑक्यूपेशन था वो अपने स्थान के अकॉर्डिंग हमने चूज़ करा है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी को हमने बोला स्थानीय पेशे। अब ये तो बात रही, कुछ हमने स्टेट्स के भी एग्जाम्पल ले लिए। यूपी के बारे में जब हम यूपी स्पेशल स्टार्ट करेंगे, नो योर स्टेट स्टार्ट करेंगे, उसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे। अब देखो, हमने ये जितने भी फील्ड्स देखे, ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए डॉक्टर हो गए, ठीक है, और क्या कहते हैं हमारे पुलिस हो गई, ठीक है, और क्या हो गई, हमारे एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, हमारे साइंटिस्ट हो गए, ये सब हमारे किस में आते हैं, ऑक्यूपेशन में आते हैं। जैसे कि अभी आप लोग जैसे बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, बीटीसी वाले स्टूडेंट्स हैं, कल को आपका टैट एग्जाम क्लियर कर लोगे, देन सुपर टैट, देन आप क्या बन जाओगे, टीचर बन जाओगे। तो ये भी एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का ऑक्यूपेशन ही तो है। तो अब ऑक्यूपेशन भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, और इसी के बेसिस पे हमने अपने सारे ऑक्यूपेशन को 3 पार्ट्स में, या फिर हम कहें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब मैंने 3 या 4 क्यों बोला, क्योंकि कई बुक्स में आपको केवल 3 ही सेक्टर दिए हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जबकि कई बुक्स में आपको 4 सेक्टर मिलेंगे, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। अगर हम बेसिक लेवल पे बात करें तो मेन हमारे 3 तरह के ही होते हैं, बाद में उससे जाकर हमने क्वाटरनरी को अलग से निकाल लिया था, यानी कि जो हमारा चतुर्थ सेक्टर था उसको हमने बाद में उसी से निकाल लिया। तो अब चलते हैं एक एक करके इन सेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास कितने, 3 सेक्टर्स हैं, यानी कि 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है हमारे पास प्राइमरी, उसके बाद है हमारे पास सेकेंडरी, और थर्ड है हमारे पास टर्शरी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और ये है हमारा तृतीयक। और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इसको हम एक नाम से और जानते हैं सर्विस सेक्टर, यानी कि सेवा क्षेत्र। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसको सेवा क्षेत्र क्यों बोला। वैसे तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो प्राइमरी के आसपास घूमेगा, लेकिन फिर भी हम सेकेंडरी और टर्शरी का एक हल्का सा आइडिया लेते हुए चलेंगे, ताकि अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो वो आपका छूटे नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने प्राइमरी सेक्टर की, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को जब आपको समझना है तो बिल्कुल सीधा सीधा आप एक लॉजिक याद रखिए कि ये जो हमारी चीज़ें होंगी वो डायरेक्टली हमारे नेचर पर, यानी कि प्रकृति पर डिपेंडेंट होंगी, उसी पर निर्भर होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि अब हम एक एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे और उससे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम प्रकृति पर डिपेंडेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्रीकल्चर। क्या एग्रीकल्चर हो पाता अगर हमारे पास ज़मीन ही नहीं होती, सॉइल नहीं होती, लैंड नहीं होती, तो क्या हम एग्रीकल्चर कर पाते? कभी नहीं कर पाते। और ये जो लैंड है, सॉइल है, ये सब हमें प्रकृति ने बना के दी है। अपनी तरफ से तो हम लैंड नहीं बना रहे हैं ना, अपनी तरफ से ना हम सॉइल बना पा रहे हैं, तो इसलिए किस में चला जाता है, हमारा प्राथमिक क्षेत्र में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कृषि। इसी तरीके से नेक्स्ट इसमें आता है हमारा माइनिंग, यानी कि खनन प्रक्रिया। खनन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनको हम खोद कर ज़मीन में से निकालते हैं, तो वो होता है हमारा माइनिंग। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास पोल्ट्री फार्मिंग, यानी कि मुर्गी पालन। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है
आपको वो 3 से 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि भाई बता दो इसमें से प्राइमरी सेक्टर में से कौन आता है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी सेक्टर में कौन नहीं आता। तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। तो एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। इसके बाद हम और क्या ले सकते हैं, जैसे कि हम क्या निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं। तो ऑयल अब हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम ज़मीन में से के नीचे से निकाल सकते हैं, या फिर हम समुद्र में से निकाल सकते हैं। तो वो भी इसी में आता है। इसके बाद एक और इसमें इम्पॉर्टेंट आता है कैटल फार्मिंग, यानी कि पशुपालन। जिस तरीके से मुर्गी पालन है उसी तरीके से है हमारे पास पशुपालन। ठीक, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, ये आती हैं हमारी प्राइमरी सेक्टर में। अब देखो लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास एक दिक्कत है। अब वो क्या दिक्कत है, वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे ना हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक, दूसरा हमें यहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा लगती है, यानी कि जो श्रम है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। और तीसरा, यहाँ पे हमें लैंड बहुत ज़्यादा चाहिए। देखो ये तीनों ही चीज़ें हमें यहाँ पे ज़्यादा चाहिए। और अगर इन तीनों के कंपैरिजन में प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यानी कि जो फ़ायदा होता है, मुनाफा होता है, वो हमें मिलता है बहुत कम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे आप बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से गाँवों से बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि खेती करने के लिए आपको एक बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत होती है और बहुत सारी लेबर की, बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत होती है। और अगर उसके कंपैरिजन में हम प्रॉफिट देखें, है ना, तो प्रॉफिट हमें उतना नहीं मिलता। तो यही एक दिक्कत रहती है स्टूडेंट्स हमारे प्राइमरी सेक्टर के साथ कि यहाँ पे हमारे पास टाइम, लेबर और लैंड तो हमारी बहुत ज़्यादा जा रही है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम प्रॉफिट की बात करें, मुनाफे की बात करें, तो वो हमें बहुत कम मिलता है। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग हमारी 55% जनसंख्या प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है किसी न किसी तरीके से। लेकिन केवल और केवल जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो है हमारी जीडीपी में 20%। तो आप सोच के देखो कि हमारे पास कितनी ज़्यादा हमें लेबर लगानी पड़ रही है और प्रॉफिट उसके कंपैरिजन में हमें कितना कम मिल रहा है। लेकिन स्टिल प्राइमरी सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से हमारे देश का आधार है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर या बाकी हम क्वाटरनरी सेक्टर की बात करें तो वो तीनों कहीं ना कहीं हमारे इस प्राथमिक सेक्टर पर डिपेंडेंट है, इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखो किस तरीके से डिपेंडेंट है उसको समझते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में हम वो चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमने प्राइमरी सेक्टर से बन के हमारे पास आई हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ऑयल बनाना है किसी भी चीज़ का, जैसे कि आपको मस्टर्ड ऑयल बनाना है यानी कि सरसों का तेल बनाना है, या फिर मूंगफली का तेल बनाना है, सोयाबीन का तेल बनाना है। तो ये जो सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है, ये सब आपको कहाँ से मिलेगी? ये सब आपको एग्रीकल्चर से मिलेगी, तभी तो आप यहाँ पर बना पा रहे हो। यानी कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितना भी हमारा उद्योग है, वो किस पर डिपेंडेंट है? डायरेक्टली वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र पर हमारा डिपेंडेंट है। जैसे कि अभी और एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर जब हम देखते हैं अमूल वगैरह का जो दूध है वो हमें फैक्ट्री से मिलकर आता है, इंडस्ट्री से आता है, लेकिन वो जो दूध है वो कहीं ना कहीं कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है हमारा पशुपालन से, कैटल फार्मिंग से आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि ये जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है ये पूरा का पूरा किस पर डिपेंडेंट है? प्राइमरी सेक्टर पर। अब क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि सेकेंडरी सेक्टर में आपकी कौन सी चीज़ें आती हैं? तो जितनी भी हमारे पास फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, उद्योग है, वो सारे के सारे हमारे इसमें चले जाते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो चीज़ हमें नेचर से डायरेक्टली नहीं मिल रही है ना, वो हमारी सारी की सारी कहाँ चली जाती है? सेकेंडरी में चली जाती है। जैसे कि आपको आटा है ना, जैसे कि आशीर्वाद आटा आता है, या बहुत सारे ब्रांड्स के आटे आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि आटा डायरेक्टली हम धरती में से निकाल रहे हैं, नहीं। हम एग्रीकल्चर करके तो क्या बनाते हैं? गेहूँ बनाते हैं। अब वो जो गेहूँ है वो प्रोसेस होने के लिए कहाँ जा रहा है? सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में जा रहा है, और वहाँ से हमारे पास आटा आ रहा है। तो ये जो आटा बनने का प्रोसेस था ना, ये हमारा कहाँ चला गया? सेकेंडरी सेक्टर में चला गया। अब हम समझते हैं अपने टर्शरी सेक्टर को। आप सोच के देखो आप कि मान लो हमने खेती कर ली, हमने वहाँ से गेहूँ उगा लिया, ठीक है, हमने आटा भी बना लिया, लेकिन अब वो आटा हमारे यहाँ तक पहुँचेगा कैसे? वो पहुँचेगा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, या फिर और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू किसके पास आएगा? शॉपकीपर के पास आएगा, और जो शॉपकीपर है उनसे हम लोग ले लेते हैं। तो अब ये जो शॉपकीपर है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं? ये सब चले जाते हैं हमारे टर्शरी यानी कि तृतीय क्षेत्र में। तो ये जो शॉपकीपर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हमारा टर्शरी सेक्टर में चला जाता है।
और टर्शरी सेक्टर में जितनी भी हमारी सेवाएं होती हैं, सेवाओं का मतलब देखो, एक तो ऐसा होता है कि जब हम पैसे देकर क्या करते हैं, कोई सामान ले लेते हैं, या फिर जब हम पैसे लेकर कोई सेवा ले लेते हैं। सेवा इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि आप बीमार हुए, आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर आपसे कुछ फीस लेगा और उसके बदले में वो आपको क्या दे देगा, कुछ मेडिसिन लिख कर दे देगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपने पास से आपको कोई सामान उठा कर दे रहा है, नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो डॉक्टर ने क्या कर दिया, डॉक्टर ने एक तरह से हमारी सेवा कर दी। सेवा इन द सेंस कि उसने हमारी हेल्प कर दी। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो टर्शरी सेक्टर को, कि जहाँ पर भी आपके पास पैसे का लेन देन आ जाएगा, वो सारी चीज़ें हमारी चली जाती हैं टर्शरी सेक्टर में। देखो, शॉपकीपर से हमें कोई सामान लेकर आना है तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए। डॉक्टर से हमें कोई दवाई लेकर आनी है, उसे अपनी कोई इलाज की कोई हमारे पास इलाज करवाना है, तो उसके लिए भी हमें पैसे चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारी कहाँ चली जाती हैं, टर्शरी सेक्टर में, जहाँ पे भी हमारे पास पैसों का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। ऐसे ही अगर ट्रांसपोर्टेशन में आप देखो तो एम्बुलेंस, वो भी एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, वो भी इसी में आ जाएगी। फिर जो बैंक होता है, एटीएम है, ठीक, हमारे जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, ये सारी की सारी जो हमें फैसिलिटी एक तरह से प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारे सैलून्स होते हैं, पार्लर्स होते हैं, वो आप किस सेक्टर में रखोगे, तो वो भी आप टर्शरी सेक्टर में रखोगे। अब देखो, टर्शरी सेक्टर की खास बात क्या होती है कि अगर हम इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो हमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन यहीं से मिलता है। और अगर हम लेबर की बात करें, टाइम की बात करें, और क्या कहते हैं, लैंड की या फिर एरिया की बात करें, तो वो हमें लगता है सबसे कम। जैसे कि आपने देखा होगा अपने आसपास कि अगर हमें एटीएम छोटी सी मशीन लगानी है तो एटीएम मशीन बहुत छोटी सी जगह में आ जाती है, ठीक है। और अगर हम उससे बात करें, सर्विस वो हमें बहुत अच्छी दे रही है ना, प्रॉफिट लोगों को बहुत ज़्यादा जा रहा है कि अब बैंक में लोगों को भीड़ नहीं लगानी पड़ रही, उनका टाइम बच रहा है, बैंक वालों का भी टाइम बच रहा है, लोगों को टाइम पर अपने पैसे मिल पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में चली जाती हैं, टर्शरी सेक्टर में, जहाँ पे हमारा पैसों का लेन देन शुरू हो जाता है और दूसरा जो हमारा टाइम है वो हमारा हो जाता है बहुत कम। और अगर हम इसका टर्शरी सेक्टर का योगदान देखें अपनी जीडीपी में, तो वो हो जाता है हमारा मैक्सिमम। अब देखो, इन तीनों चीज़ों को हम एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने सबसे पहले क्या करा, गेहूं को उगाया, तो जो गेहूं हमने उगाया ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि फर्स्ट सेक्टर में। फिर हमने इस गेहूं को कहाँ भेज दिया, हमने इस गेहूं को फैक्ट्रीज़ में भेज दिया, मान लीजिए बिस्किट बनाने के लिए भेज दिया, बिस्किट बनाने के लिए हमने इसको भेज दिया। अब जब ये बिस्किट बन गया तो बिस्किट हमारा किस में बना, ये बनना हमारा सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि द्वितीयक, क्योंकि बिस्किट जब अगर हम बना रहे हैं तो हम किसी न किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ में ही तो बनाएंगे, तो इसलिए कहाँ चला गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। अब ये जो बिस्किट हमारे पास बन गया ना स्टूडेंट्स, इसको हमें आम जनता तक किस तरीके से पहुँचाएंगे, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। और जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है हम जानते हैं वो किस सेक्टर में आता है, ये आता है हमारा टर्शरी सेक्टर में। तो अभी शॉपकीपर्स के पास पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, ये पहुंचेगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, और ट्रांसपोर्टेशन आता है हमारे पास थर्ड सेक्टर में। तो इस तरीके से आपने देखा कि तीनों सेक्टर आपस में किस तरीके से लिंकअप है। अगर इनमें से एक भी सेक्टर को हम हटा दें तो उस सामान की जो वैल्यू है वो तो ख़त्म ही हो जाएगी। मान लो कि हम टर्शरी को हटा दें तो क्या बिस्किट फैक्ट्री में पड़े पड़े ख़राब नहीं हो जाएंगे, सड़ नहीं जाएंगे, फिर तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ, मतलब जितनी भी हमने पीछे मेहनत करी वो तो हमारी सारी ख़राब हो गई। तो इसलिए तीनों सेक्टर आपस में एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा मेनली हम फोकस करेंगे प्राइमरी सेक्टर पे, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पे। तो प्राथमिक क्षेत्र में हमने देखी थी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि माइनिंग देखा, कैटल हमने फार्मिंग देखी, और क्या देखा हमने, पोल्ट्री फार्मिंग देखी। तो अब हम एक एक करके उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसी चीज़ में हम लोग सीरीज़ में हम पहली चीज़ लेते हैं कैटल फार्मिंग, यानी कि पशुपालन। अब देखिए, जैसा कि हम लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के पशुओं को पालते हैं। अब इन पशुओं में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि गोट यानी कि बकरी, गाय, भैंस, और काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें ले सकते हैं, भेड़ हो गए, रैबिट्स हो गए, वो सब हमारे किस में आ जाते हैं, कैटल फार्मिंग में आ जाते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये जो कैटल फार्मिंग है ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, कैटल फार्मिंग हमें लोगों ने क्यों शुरू करी। देखो, एक बात तो ये कि लोगों ने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है वो एग्रीकल्चर भी कर रहा है, कृषि भी कर रहा है, अब उसकी लैंड इतनी सारी है तो उसने सोचा मैं इस लैंड पे अपनी कैटल फार्मिंग भी कर सकता हूँ।
ठीक है, गाय भैंस भी रख सकते हैं हम उसी ज़मीन पर। तो लोगों ने क्या करा कि लोगों ने ना कैटल फार्मिंग यानी कि पशुपालन भी शुरू कर दिया कृषि के साथ साथ बहुत लोगों ने। और जिन लोगों के पास मान लीजिए ज़मीन नहीं है तो वो लोग भी आराम से पशुपालन शुरू कर सकते थे, तो उन लोगों ने भी शुरू कर दिया। अब ये जो कैटल फार्मिंग है जनरली स्टूडेंट्स, ये आपको देखने को मिलेगी रूरल एरियाज़ में, यानी कि जो हमारा गांव देहात का इलाका होता है वहाँ पे आपको ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब कैटल फार्मिंग की फिर ये बात आती है कि आखिर हमने ये कैटल फार्मिंग क्यों शुरू करी। तो सबसे पहली चीज़, एक तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम देखें कि गोट के बारे में देखें या फिर हम किसके लिए देखें, रैबिट के लिए देख लें, तो जो इनकी स्किन होती है उसके लिए हमने यूज़ करी। जैसे कि आपने सुने होंगे बहुत एक फेमस जो पश्मीना हमारी शॉल्स होते हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशली मिलते हैं। तो वो सब कैसे मिलते हैं, वो जो उनके ऊपर के हेयर्स होते हैं, जो फ़र होती है, उनसे बनाए जाते हैं। तो लोगों ने गोट्स को, रैबिट को और शीप यानी कि जो हमारी भेड़ होती हैं उनको पालना शुरू करा इन कपड़ों वगैरह के लिए। तो सबसे पहले तो क्या हो गया, फॉर क्लोथ्स यानी कि कपड़े बनाने के लिए। फिर दूसरा हम क्या ले सकते हैं, मिल्क के लिए, दूध के लिए, जैसे कि बफेलो का मिल्क हो गया, काऊ हो गई, गोट हो गई, इन सबको भी हम क्यों पाला, हमने दूध के लिए पाला। तीसरा हमने मीट के लिए। चौथा एक तरह से हम मान सकते हैं कि इनसे लेबर यानी कि जो हम देखते हैं कि खेतों में हम क्या करते हैं, बैलों से कि जुताई करवाई जाती है, ठीक है, तो फॉर लेबर। और भी हमने देखा कि गांवों में हम यूज़ करते हैं इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी आप लोगों ने अभी भी हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं जो बैलगाड़ी होती हैं, बुग्गिया जिन्हें हम बोल देते हैं, वो भी हम अभी भी यूज़ करते हैं कई एरिया में। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम इन कैटल्स का यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने क्या शुरू करी, कैटल फार्मिंग शुरू करी, यानी कि पशुपालन शुरू करा। अब पशुपालन से जुड़ी हुई आपको एक बात याद रखनी है कि 1944 में, याद रखिए ये सन रिलेटेड है हमारे यूपी स्टेट से, हमारे पास एक बनाया गया पशु विभाग। वैसे तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करेंगे नो योर स्टेट का, तो उसमें हम यूपी के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे, बट अभी क्योंकि ये कैटल फार्मिंग से रिलेटेड है तो इसको हम यहीं पे देख लेते हैं। तो 1944 में यूपी में पशु विभाग इस्टेब्लिश करा गया और मेनली इसमें 3-4 चीज़ों पे हमें ध्यान दिया गया। एक तो इनकी ब्रीडिंग पे यानी कि प्रजनन पे ध्यान दिया गया इस विभाग के थ्रू, और इनकी हेल्थ के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, इनके खाने के बारे में, और ये जो पूरा प्रबंधन होता है यानी कि पूरा मैनेजमेंट होता है उसके बारे में ये जो पशु विभाग था इसको स्थापित करा गया ताकि वो इनका ध्यान रख सके। अब तो ये बात रही हमारी किसकी, ये बात रही हमारी पूरी की पूरी कैटल फार्मिंग यानी कि पशुपालन की। इसके बाद हम देखते हैं इसी तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में यानी कि मुर्गी पालन के बारे में। अब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है मुर्गी पालन, तो इसमें हम क्या करते हैं, मुर्गियों को पालते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं जो मेनली मुर्गी होती हैं वो दो ही चीज़ों के लिए काम आती हैं। कौन कौन सी, एक तो या तो वो एग्स के लिए काम आती हैं या फिर वो मीट के लिए काम आती हैं। तो अब अगर ये दो चीज़ों के लिए काम आती हैं तो हमने इनको दो कैटेगरीज में ही डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी, एक हमने बोला इसको लेयरिंग, लेयर्स, और एक हमने इसको बोला ब्रॉयलर्स। अब हिंदी में भी इसको इसी तरीके से लिखा जाता है ब्रॉयलर, इसी तरीके से, ठीक है। अब देखो ये जो लेयर्स वाली हैं मुर्गियाँ, ये जनरली किसके लिए पालन करा जाता है, इनका क्यों पाला जाता है, ये पाला जाता है एग्स के लिए यानी कि अंडों के लिए, और ये जो हमारी ब्रॉयलर्स होती हैं ये पाली जाती हैं मीट के लिए। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो लेयर है, जो हमारी लेयर वाली मुर्गी होती हैं जो पालन करा जाता है वो किसके लिए होता है, एग्स के लिए, और ब्रॉयलर्स होता है मीट के लिए। अब बात आता है कि जैसे कि आपने सुना होगा डॉग्स में ब्रीड होती हैं अलग अलग तरह की, जैसे कि आपने जर्मन शेफर्ड सुना होगा, लेब्रा सुना होगा। इसी तरीके से आपको चिकन में भी यानी कि जो हमारी मुर्गियाँ होती हैं उसमें भी आपको क्या मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ब्रीड्स मिलती हैं देखने को। अब ये जो ब्रीड्स हैं स्टूडेंट्स, ये फिर से हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करा। एक तो वो जो देसी नस्लें होती हैं और एक वो जो होती है हमारी विदेशी नस्लें, यानी कि ब्रीड्स को हमने दो टाइप में डिवाइड कर लिया, एक इंडियन और एक हमने कर दिया फॉरेन।
इसको हम बोलते हैं नस्ल, और इंडियन को हम बोलेंगे देसी, और फॉरेन को हम बोल देंगे विदेशी नस्ल। अब यहाँ पे आपसे नाम पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट्स के जो इंडिया की हमारी कौन सी ऐसी नस्ल है जो कि एग्स के लिए फेमस है या फिर ब्रॉयलर्स के लिए फेमस है, तो वो हमें याद रखनी है। वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अब हम मीट के लिए कुछ देसी नस्लों के नाम याद रखेंगे, जैसे कि सबसे पहले लाल जंगली, उसके बाद आती है हमारी कड़कनाथ, फिर आती है असील, और स्पेशली आप याद रखिए कड़कनाथ और असील, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है हमारे पास चौथी चटगांव। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, और ये कौन सी ब्रीड है, ये देसी ब्रीड से हमारी यानी कि इंडियन ब्रीड है। इसके बाद अगर हम फॉरेन की बात करें तो फॉरेन में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नाम अगर हम बात करें तो हमारे पास है ब्रह्मा लेगहॉर्न या फिर आइसलैंड रेड। ये सब आपके किस में आते हैं, विदेशी नस्ल में आते हैं। तो ये हमने देखी 2 चीज़ें, एक हमने देखी कैटल फार्मिंग यानी कि पशुपालन, और एक हमने देखा पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि मुर्गी पालन। इसके बाद हम चलते हैं मधुमक्खी पालन पर। और अब देखो कुछ चीज़ों को ना हमने स्पेशल नाम दिए हैं, जैसे कि अगर हम मधुमक्खी के बारे में बात करें तो मधुमक्खी को एक स्पेशल नाम दिया जाता है और उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर ध्यान रखिए किससे रिलेटेड है, बी कीपिंग से, यानी कि मधुमक्खी पालन। अब यहाँ पे डायरेक्टली नाम पूछा जाता है कि क्वेश्चन आपको ऑप्शन दे देगा कि जो बी कीपिंग है हमारी, इसमें से कौन से कल्चर से रिलेटेड है। बहुत सारे नाम दे देगा, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ऑरेरिकल्चर, ये सब दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है बी कीपिंग हमारा एपीकल्चर से रिलेटेड है। और हिंदी में भी ध्यान रखेंगे, अब आपको जो ऑप्शंस दिए जाते हैं ना स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली इंग्लिश के नाम को ही हिंदी में जस्ट लिख कर दे दिया जाता है, तो इसलिए आपको इसे इंग्लिश में ही याद रखना है। अब देखो ये जो बी कीपिंग यानी कि जो मधुमक्खी होती हैं, एक तो सबसे पहली बात इसके बारे में आप याद रखेंगे कि एक तरह का ये सोशल एनिमल में आती है। सोशल में हमने इसे क्यों बोला, सामाजिक प्राणी क्यों बोला, क्योंकि ये हमेशा झुंड में रहेगी, कभी भी आपको एक मधुमक्खी अकेले रहती हुई नहीं मिलेगी। और झुंड में रह के क्या करती हैं, झुंड में कैसे किस तरीके से डिवाइडेड होता है, 4 कैटेगरीज डिवाइड होती हैं। एक तो हम मानते हैं कि इसमें राजा यानी कि जो मेल, एक होती है इसमें रानी, बाकी होते हैं इसमें श्रमिक, और लास्ट में हमारे आते हैं वो एक तरह से जिसको हम बोल सकते हैं सोल्जर्स, या फिर जो कि इसकी सुरक्षा का काम करते हैं। तो देखो अब इनका काम समझते हैं, इन दोनों के तो नाम से ही समझ में आ रहा है, राजा रानी है, कोई काम नहीं करेंगे, इनका काम केवल एक होता है क्या, प्रजनन करना, रिप्रोडक्शन करना। वहीं अगर हम श्रमिक मधुमक्खियों की बात करें तो श्रमिक मधुमक्खी ही सारा हमारा काम करती हैं। जितना भी मान लीजिए छत्ता बनाना है या फिर फूलों से रस लेना है, पराग को जो चूसना होता है, वो सारा का सारा काम हमारा कौन करती हैं, वो श्रमिक मधुमक्खियाँ करती हैं। और ये जो हमारी सोल्जर्स मधुमक्खियाँ होती हैं, ये क्या करती हैं, जो हमारा छत्ता होता है ना उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, उसकी सुरक्षा का कार्यभार होता है इन सोल्जर्स मधुमक्खियों पर। तो इस तरीके से ये होती है हमारी डिवाइडेड। और अब देखो ये क्या करती हैं, इनके जो अगर हम देखें स्टमक में यानी कि उधर भाग में एक ऐसा ग्रंथियाँ होती हैं जिससे ये मोम यानी कि एक मान लीजिए चिपचिपा पदार्थ निकालती रहती हैं। आपने देखा भी होगा कि जो शहद होता है वो बहुत चिपचिपा होता है, और जो छत्ते होते हैं उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, आपस में चिपके हुए होते हैं। तो ये जो इसको चिपकाने का काम है वो इन्हीं ग्रंथियों की वजह से हो पाता है। अब जैसे हम लोगों ने एपीकल्चर देखा, इसी तरीके से हम 2-3 कल्चर की और बात करेंगे। तो इसी में नेक्स्ट आता है हमारे पास पीसी कल्चर। और ये जो पीसी कल्चर है स्टूडेंट्स, ये हम याद रखेंगे, ये हमारा रिलेटेड होता है मछलियों से, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, मछली पालन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अगर हम मीठे पानी लें या फिर खारा पानी लें, यानी कि जो हमारा समुद्र का पानी होता है और जो हमारा फ्रेश वाटर होता है, किसमें जो हमारी मछलियाँ हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगी, ज़्यादा अच्छी ग्रो करेंगी। तो ध्यान रखिए जो मीठा पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है, उसमें जो हमारा मछली पालन होता है, मछली की प्रोडक्शन होती है, वो ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। और जो हमारा समुद्र वाला पानी होता है, जो हम समुद्र में से मछलियाँ निकालते हैं, उसको हम एक नाम से और जानते हैं, मरीन कल्चर के नाम से, मरीन कल्चर के नाम से।
मरीन हमने क्यों बोला, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, इसलिए हमने उसका नाम मरीन कल्चर रखा। अब दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे कि पीसी कल्चर को जस्ट आपको हिंदी में वो कन्वर्ट करके दे देगा इस तरीके से कि पीसी कल्चर किससे रिलेटेड है, इसका कोई हिंदी में नाम नहीं दिया जाता एग्ज़ाम में। इसी तरीके से मरीन कल्चर भी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और कल्चर्स की, डायरेक्टली आपसे कभी कभी मैचिंग के लिए या फिर पूछ लिया जाता है कि सही ऑप्शन किस में करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो वो आपको याद रखना है। तो अगर बात करी जाए आपसे रेशम की यानी कि सिल्क की, तो ध्यान रखिए वो आता है हमारा सेरीकल्चर में। ये तो आपको याद हो ही जाएगा, से सिल्क है ना, यहाँ पे एस फॉर सिल्क और एस फॉर सेरीकल्चर, तो इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे सेरीकल्चर। ठीक जी। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए फल या फिर फूल के बारे में, तो फल हमारे यानी कि फ्रूट्स के बारे में, तो ये आता है हमारा हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर में ये भी हम याद रखेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की खेती जो हमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओलेरीकल्चर। जो हमारी सब्जियां होती हैं यानी कि वेजिटेबल्स, ओलेरीकल्चर। और जो हमारी अंगूर की खेती होती है स्टूडेंट्स, यानी कि जो ग्रेप्स होते हैं हमारे, उसको हम बोलते हैं विटीकल्चर। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। तो देखा हमने बी कीपिंग के लिए एपीकल्चर, मछली के लिए पीसी कल्चर, सिल्क के लिए सेरीकल्चर, फ्रूट्स के लिए हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स के लिए ओलेरीकल्चर और ग्रेप्स के लिए आगे हमारे पास विटीकल्चर। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है जितने भी हमारे ऑक्यूपेशन थे जो हमारे डिफरेंट स्थान से, लोकल जगहों से रिलेटेड थे, वो सब हमने कवर करे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। तो अगर समझ में आई हैं, अच्छा लगा है, तो लेक्चर को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस अगर आपको कोई डिस्कशन करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स।